13 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ से 2 पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट आता है मार्से एक फ्रांस की सिटी है। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट आता है IMEC का, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस का भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसको हमने शुरू किया था 2023 के G20 समिट के दौरान, जो न्यू दिल्ली में हुई थी। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे हमने 21 जनवरी को एक आर्टिकल कवर किया था। आप ना उस आर्टिकल की नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे तेलंगाना, जहाँ पे ना अभी हाई अलर्ट लगा दिया है बर्ड फ्लू को देखते हुए। बर्ड फ्लू या हाईली पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा, ये ना बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें हमें अगला पॉइंट मिलता है भोपाल में लोकेटेड है एक इंस्टीट्यूट, जहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस। अब आते हैं इस आर्टिकल की तरफ। न्यूक्लियर एनर्जी, साथ ही जो लायबिलिटी का इश्यू है, ये आर्टिकल इसको फोकस करता है। पर 22 जनवरी को, साथ ही 10 फरवरी को हमने न्यूक्लियर एनर्जी एंड उसके जो कंसेशंस है या उसकी जो लायबिलिटी है, इसको अच्छी तरह से कवर किया था। आप ना दोनों डे को जाके अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। आज का आर्टिकल हम नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फिर आते हैं इस आर्टिकल पे, ये बात करता है जेंडर बजट का। हमें पता है इंडिया में ना 2005 एंड 6 से जेंडर बजट इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जेंडर लेजिस्लेशन, सारे एस्पेक्ट में जेंडर को हम साथ लेके सोचेंगे और एलोकेशन करेंगे, उस पर काम करेंगे। इसी को कहा जाता है जेंडर बजटिंग। अभी ना इस इवेंट को पूरे हो गए 20 ईयर, तो हो सके यूपीएससी के प्री में या मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें जेंडर बजट पे दिख जाए। क्या आर्टिकल है देखते हैं। जेंडर बजट 25-26। अभी ना जेंडर बजट को पूरे हो गए 20 ईयर, तो क्वेश्चन मिलेगा हमें। हमारा फोकस है कुछ एरिया पे। हम करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ, साथ ही प्रायोरिटाइज करेंगे वेल बीइंग हमारे 4 की पॉपुलेशन ग्रुप का, जिसमें पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वुमन। यहाँ से भी एक अलग क्वेश्चन मेंस का बन सकता है। हमारा आज का आर्टिकल फोकस करता है 4 पिलर पे, जिसका नाम है वुमन, जेंडर बजट के माध्यम से। हमारा एक विजन है विकसित भारत का हॉलिस्टिक विजन। हम हटाएंगे जीरो पावर्टी ख़त्म करेंगे। हम सबको स्कूल एजुकेशन देंगे 100% देंगे। हम स्किल लेबर को एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाए। साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारी वुमन पार्टिसिपेट करें 70% तक। हम इंडिया को बनाएंगे फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड की। ये हमारे 5 विजन है विकसित भारत के लिए। अभी जो बजट आया है उसमें कुछ एलोकेशन हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है हमारा। हम क्रिएट करेंगे मोर सपोर्टिव एंड एम्पावर करेंगे इन्वायरमेंट फॉर वुमन के लिए, साथ ही गर्ल्स के लिए भी, साथ ही लड़कियों के लिए भी। 12 एडिशनल सेंट्रल मिनिस्ट्री को साथ में लेके, साथ ही कुछ नॉन कन्वेंशनल सेक्टर को लेके, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, शिपिंग, लैंड रिसोर्सेज, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हमने इंटीग्रेट किया है जेंडर बजट में। यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार बन सकता है। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा अप्रोच टू जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का। अभी जो रिपोर्ट आई है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की, इन्होंने कहा है इंडिया का ना जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये काफ़ी बढ़ गया है। ये अच्छी बात है। 2021-22 में हमारा वुमन का रेट था फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट में 33%। अभी 23-24 को ये बढ़ के हो गया है 42%। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दुनिया में वुमन का जो रेट है लेबर फोर्स में, ये 47% एवरेज है। इंडिया थोड़ा पीछे है, लेकिन हम अचीव कर लेंगे, ऐसा रिपोर्ट का कहना है ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। लेकिन
अभी भी 37% गैप रिमेन बचा है, जहाँ पे हमारे जो मेन है उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जाता है 79% तक। ये जेंडर गैप हमें यहाँ भरना है। हम अचीव करेंगे कुछ एम्बिशियस टारगेट। हमारा टारगेट था, हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है 47 तक विकसित भारत की, उसमें 70% वुमन का पार्टिसिपेशन हो। इसलिए हम सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन स्किलिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, साथ ही एक्सेस देंगे उनको प्रोडक्टिव रिसोर्स का, सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट का। बाकी बातों पे भी ध्यान देंगे। बजट में हमने की इनिशिएटिव को फंडिंग ज़्यादा अलोकेट की है, जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, साथ ही MG नरेगा स्कीम। अभी बजट में हमने कुछ नई स्कीम शुरू की है, जैसे PM धन धान्य कृषि योजना। सेकंड आती है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स स्कीम, इसमें वुमन को प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड आता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर अर्बन वर्कर्स इनिशिएटिव, और हम बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेक इन इंडिया का। ये प्ले कर सकता है क्रिटिकल रोल इन फॉस्टरिंग वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अभी आर्टिकल में और हमारे बजट में हमारा फोकस था गिग वर्कर पे। 90% हमारी जो वर्किंग वुमन है वो काम करती है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो बजट ना प्रपोज करता है आप फॉर्मलाइज कीजिए गिग वर्कर को, इनफॉर्मल से हम उनको फॉर्मल में ले लेंगे, उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दे देंगे, साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ई श्रम पोर्टल पे। अब ई श्रम पोर्टल क्या है, यहाँ से भी UPSC प्री का क्वेश्चन बन सकता है। हम एम्पावर करेंगे वुमन को बाय प्रोवाइडिंग देम, क्या देंगे, एक फॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड, साथ ही एक्सेस देंगे उनको सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट का, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बेनिफिट वुमन को दिया जाएगा। जो गिग इकोनॉमी है, अच्छी बात है, ये ऑफर करते वुमन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, साथ ही फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। लेकिन इसके साथ आता है कम वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी, साथ ही लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट्स जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स। ये चैलेंजेस है गिग इकोनॉमी के सामने। इसके लिए हमने कुछ सॉल्यूशन लाए। हम ना इन्फोर्स करेंगे लेबर कोड्स को, साथ ही प्रोविजन करेंगे कॉम्प्रेसिव सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जिसमें हो सकता है प्रोग्रेसिव पेरेंटल एंटाइटलमेंट्स अक्रॉस इनफॉर्मल साथ ही फॉर्मल सेक्टर में, जो क्रिटिकल हो सकता है, इंश्योर करे वुमन के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। एक डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रोल हम ध्यान में रख के कुछ काम कर सकते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको रिकॉग्नाइज करें, बैंक, NBFC, अदर सेक्टर। वुमन का डाइवर्स इकोनॉमिक रोल हो सकता है, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही एम्प्लॉयमेंट में। ये सिंप्लीफाई करेंगे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन को। जैसे जब भी किसी वुमन को लोन चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड को हम डीलिंग करेंगे उनके लैंड ओनरशिप पे। हमें पता है मोस्टली वुमन के नाम पे लैंड ओनर होती नहीं है, उस वजह से बैंक उनको लोन देते नहीं। ये हेल्प कर सकता है वुमन फार्मर को, आप ना लोन लीजिए या फिर क्रेडिट फैसिलिटी लीजिए बैंक से, तो वुमन उसको यूज कर सकते हैं इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, साथ ही प्रोडक्टिविटी के लिए। अभी उद्यम पोर्टल का डाटा आया है, उन्होंने कहा है 20% इंडिया में ना जो MSME सेक्टर है उसको ना वुमन चलाती है, उसमें आते हैं 27 मिलियन पीपल। तो हमें अनलॉक करना है फाइनेंस फॉर वुमन ओन इंटरप्राइजेस का थ्रू कोलैटरल फ्री लोन्स। अगर आपको लोन चाहिए वुमन को तो कोई भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोलैटरल फ्री लोन्स। हम अल्टरनेट करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को, मतलब आपका सिविल कितना है उस पर डिपेंड करता है आपको लोन कितना मिलेगा, लेकिन इसको भी हम अल्टरनेट ऑप्शन यूज़ करेंगे। साथ ही टारगेट करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को जो कैटलाइज करे इकोनॉमिक ग्रोथ को। अभी एक कंपनी है, उन्होंने कुछ क्लेम किया है, कंपनी का नाम है बेन एंड कंपनी का क्लेम है। इन्होंने कहा है इस्टेब्लिश कर सकते हैं 30 मिलियन वुमन ओन बिजनेसेस को जो जनरेट करेंगे 150 to 170 मिलियन जॉब। अगर इंडिया में वुमन लीड 30 मिलियन हम बिजनेसेस बना सकते हैं तो वो ना और बना देंगे
170 मिलियन तक जॉब सबके लिए। हमारे विकसित भारत के लिए हमें क्या रिक्वायर है, हम ना एफर्ट लेंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिसी तो हम बनाएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरह से करेंगे। हम फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हम सोसाइटल नॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशन के उसको चेंज करेंगे। तो इसी पे ना हमने अभी जो आर्टिकल देखा 2016 के मेंस में पेपर 3 में क्वेश्चन आया था जेंडर बजट का। वुमन एम्पावरमेंट इंडिया में नीड है जेंडर बजटिंग की, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, साथ ही क्या स्टेटस है जेंडर बजटिंग का इन इंडियन कंटेक्स्ट में। हमें ये क्वेश्चन इसका आंसर लिखना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट क्या होती है, जेंडर बजट क्या होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और आज का क्या स्टेटस है, ये क्वेश्चन की 4 डिमांड है। और हो सके 25 के मेंस में भी हमें सिमिलर क्वेश्चन दिख जाए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। इजराइल ने ना क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड टू यूएस को। यहाँ से एक आईआर का क्वेश्चन इकोनॉमी में बन सकता है। इजराइल सोल्ड कर रहा है उनके फर्स्ट डॉलर डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड इन इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि उनका जो बजट डेफिसिट है और जो फाइनेंस है वार का वो ज़्यादा बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए उन्होंने नई सीरीज शुरू की है, कुछ 5 ईयर की एंड 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, हम अभी है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। कल भी हमने ये इशू कवर किया था, क्या कन्विक्टेड पर्सन किसी क्राइम के लिए उनको जेल हुई है, क्या वो फिर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, या सिटिंग एमपी एमएलए कन्विक्शन के बाद क्या फिर लेजिस्लेटर बन सकते हैं। आर्टिकल का यही टॉपिक है, कल भी सिमिलर टॉपिक था। हम देखेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ से ना प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। यहाँ पे ना डिसक्वालिफिकेशन की बात कही गई है कि किस तरह से MP MLA या कोई पर्सन अगर कन्विक्ट हो जाता है किसी क्राइम के लिए तो किस तरह से वो फिर से इलेक्शन में आ सकता है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन जो कन्विक्टेड हो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए और उनको सेंटेंस हो टू इम्प्रिजमेंट फॉर नो लेस दैन 2 ईयर। अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो वो पर्सन डिसक्वालिफाइड हो जाता है फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिलीज, मतलब 2 साल पहले के और बाद के 6 साल, उसके बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 ये कहता है RPA 1951 का, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है अंडर क्रिमिनल लॉज जैसे हीनियस क्राइम के लिए, जैसे रेप, प्रिवेंटेशन ऑफ सिविल राइट, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट जिसने अनलॉफुल एसोसिएशन किया हो, या फिर प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अंडर में अगर किसी को सज़ा हुई है वो ना डिसक्वालिफाइड हो जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ देयर सेंटेंस एंड 6 डे आफ्टर रिलीज। मतलब अगर उसको 1 दिन की भी सज़ा हुई है तब भी उसको ना अगले 6 साल बाद ही फिर से चुनाव लड़ने को मिलेगा। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने अभी बात की क्रिमिनलाइजेशन की, क्रिमिनलाइजेशन। अब बात करेंगे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस आए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। फर्स्ट केस आई थी 2002 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैंडेट दिया था पॉलिटिकल पार्टी को अपना डिस्क्लोजर कीजिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट जो कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन को। उसके बाद 2013 में चीफ इलेक्शन कमीशन की एक केस आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा था कोई पर्सन अगर जेल में हो तो ना वो एलिजिबल नहीं है वोट इन इलेक्शन में, वो चुनाव लड़ भी नहीं सकता। लेकिन पार्लियामेंट में जस्ट उसी के बाद उस एक्ट को अमेंड कर दिया 2013 में। तो उन्होंने ओवरटर्न कर दिया इस जजमेंट को, अलो किया अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो ना वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद एक केस आया था लिली थॉमस 2013 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई सिटिंग लेजिस्लेटर हो
वो ना डिसक्वालीफाइड हो जाता है इमिडिएटली आफ्टर सेंटेंसिंग फॉर ए कन्विक्शन। मतलब उसने पिटिशन दायर की हो ना की हो, या फिर उसने अपील की हो ना की हो, तो उसी के पहले जिस दिन से उसको सेंटेंस हो जाती है तो ना वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है सिटिंग लेजिस्लेटर। फिर हमारा सेक्शन 11 हमारे 1951 के एक्ट का, इसमें एक क्लॉज दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ पावर है, वो क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है एनी डिसक्वालिफिकेशन और रिड्यूस कर सकती है पीरियड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन का ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन का। अगर किसी को ज़्यादा सज़ा हुई है तो ना वो 6 ईयर का पीरियड कम कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये पावर यूटिलाइज की थी 2019 में, जहाँ पे उन्होंने रिड्यूस किया था डिसक्वालिफिकेशन पीरियड को एक इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम के, जिनको 6 ईयर के लिए बैन था। तो इलेक्शन कमीशन ने ना वो बैन को सिर्फ 13 मंथ पे ला दिया। तो आप ना बाद में कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को। आज की जो पिटीशन है जो बैन करना लाइफ टाइम की, उन्होंने कहा है लाइफ टाइम बैन कीजिए कन्विक्टेड पर्सन को फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। इनका कहना है अगर कन्विक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल इवन फॉर अ जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, तो क्यों हम उनको लॉ मेकर बना दे आफ्टर 6 ईयर दे सर्विंग देयर सेंटेंस। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट भी दिया था। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट के एफिडेविट में MP एंड MLA ये बाउंड नहीं है बाय एनी सर्विस कंडीशन, जो सर्विस कंडीशन बाइंडिंग है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। इस वजह से प्रेजेंट डिस्क्वालिफिकेशन करता ना पीरियड ऑफ 6 ईयर का आफ्टर सर्विंग सेंटेंस, ये ना ठीक है, इसको ना हटाने की जरूरत नहीं है। तो एक रिपोर्ट आई थी अभी जस्ट लास्ट ईयर ADR की, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की। इन्होंने कहा 2024 में हमारे जितने MP है उसमें से 46% इलेक्टेड MP उन पे ना क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। उसमें 31 MPs के फेस कर रहे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग। और इनका एक और डाटा है, उन्होंने कहा है चांसेस ऑफ विनिंग फॉर ए कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो ना 15% पॉइंट जीत सकता है। जिस कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्लीन है वो ना सिर्फ 4% जीत सकता है। अब आते हैं इस छोटी न्यूज़ पे। न्यूज़ हम नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट कंटेक्स्ट का ये अगला पेज है, बस यहाँ से एक ट्राइब कवर करेंगे और एक फेस्टिवल। कोनेक ट्राइब जो आती है नागालैंड में, उनका एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। बिकॉज ऑफ फ्री बीज पीपल डोंट वांट टू वर्क, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का GS3 में, GS2 में। इनको कहना है जो ना इलेक्शन की वजह से फ्री बीज दी जाती है, इस वजह से क्या हमारी पीपल पैरासाइट बनती जा रही है, वो कुछ काम नहीं करना चाहती या कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में। यहाँ से ना कल एक आर्टिकल आ सकता है। तो न्यूज़ फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, फर्स्ट पैसेज, और वेट करेंगे कल या परसों इस पर एक आर्टिकल आ जाए, फ्री बीज, उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके निगेटिव पॉइंट। हमारी लास्ट न्यूज़ ये बात करता है स्पैम कॉल की एंड टेक्स्ट मैसेज की। आपको डेली स्पैम कॉल आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं। तो ट्राई ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपने जो रूल्स है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली कर दिया। जो टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, उन्होंने एक कंप्लेंट लेनी चाहिए किसी पर्सन की स्पैम के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर में। सेकंड उन्होंने कहा है अगर कोई अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर से आप ना उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर कोई हर बार ये कर रहे हैं ना, आप उस पर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दीजिए उस स्पैमर पे। लेकिन उन्होंने कुछ छूट भी दी है लेजिटिमेट बिजनेस मैसेज के लिए। उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई। अगर आप पे P लिख के आ रहा है तो हो सके वो प्रोमोशनल मैसेज हो, अगर मैसेज पे यस आ रहा है तो हो सके वो सर्विस मैसेज हो, अगर उस पर T आ रहा है तो ट्रांजेक्शनल मैसेज हो, और अगर G आ रहा है तो गवर्नमेंट का मैसेज हो। इस पे आता है DND ऐप, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप। ये अलाउ करता है यूज़र को अपना रिपोर्ट कीजिए SMS जो आपका आ रहा है या कॉल आ रहा है आपको टू देयर टेलीकॉम कंपनीज़ को। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।